नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। आयुर्वेद एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, ये हम सभी जानते हैं। आयुर्वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जीवन का विज्ञान, यानी कि हमारे जो आयुर्वेद है वो न केवल हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है बल्कि हमारे जो जीवन जीने की जो परिवेश है उसको भी एक सलीके से, एक सिस्टमैटिक वे में लाने की कोशिश करता है। तो दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं RMRI के परिसर में, जहां स्थापित है क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान। इस संस्थान के बारे में हम आज जानेंगे। आज की इस कड़ी में हम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को जानेंगे, खास करके इस संस्थान में क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्या कुछ यहाँ किस तरीके से चलाया जा रहा है, तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए बिना वक्त गवाए आज की कड़ी की हम करते हैं शुरुआत। गवाए हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह का, जो कि इस संस्थान के प्रभारी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। ये जो आयुष मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया एक क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? इस स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है, अपनी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है उसके अनुसंधान को बढ़ावा देना। उसमें बहुत सी औषधियाँ ऐसी है जिसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत में और अपने पुरातन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत में अनुसंधान करके नए औषधि को बढ़ावा देना है और अपने जो पुराने औषधि है उसका गुणवत्ता का मूल्यांकन करना है। ये मुख्य उद्देश्य है। और इसका जो है, इसको हम लोग अपने संस्थान के लेवल पर आउटरीच प्रोग्राम जिसके कहते हैं, हम लोग बाहर के फील्ड में जाके, क्षेत्रों में जाके, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं जिसमें आदिवासी अनुसंधान परियोजना चलती है जिसको TSCRP बोलते हैं, हम लोग ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोजेक्ट बोलते हैं, SCHP प्रोजेक्ट है, शेड्यूल कास्ट सब प्लान प्रोजेक्ट है, RCH प्रोजेक्ट है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोजेक्ट है, WCH है, वुमेंस चाइल्ड केयर प्रोजेक्ट है। तो इसके माध्यम से हम इन लोगों को उस नए औषधियों की जो हैं दवा भी देते हैं, अपने प्राचीनतम जो औषधि है उसकी भी दवा देते हैं, निःशुल्क दवा देते हैं, इनका क्लिनिकल परीक्षण करते हैं और इनकी जांच भी करते हैं। सारी सब सुविधाएं हम लोग निःशुल्क स्तर पर करते हैं। इसके अलावा हम लोग IMR प्रोजेक्ट भी करते हैं। IMR का मतलब होता है कि इंट्राम्यूरल रिसर्च प्रोजेक्ट है। इसके माध्यम से हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करते हैं जिसमें WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो गाइडलाइंस है उसमें उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर पर और अपने आयुर्वेद में जो वर्णित साइंस सिम्टम है उसके पैरामीटर पर हम लोग उसका परीक्षण करते हैं और उसके जो हैं प्रभाव को, गुणवत्ता को आकलन करते हैं और उसके प्रभाव को देखते हैं। ये मल्टी सेंट्रिक भी होता है, बहुकेंद्रीय भी होता है और अपने ये यूनिक सेंट्रल पर भी होता है। तो ये कार्यक्रम के आधार पे हम लोग बहुत सी दवाओं को विकसित करते हैं। अभी हमारा जो है आयुष 82 जो है मार्केट में आया है, जिसको बहुत सी कंपनी, कोई IME9 के नाम से, कोई राइट शुगर के नाम से निकल रहा है। हमारा आयुष 64 जो मलेरिया के रूप और फाइलेरिया की दवा के रूप में था, आज वो मार्केट में जो है, हम लोग आयुष 64 को कोविड में भी उसका परीक्षण किया गया है, जिसको KGMC लखनऊ में, एम्स दिल्ली में और चंडीगढ़ PGI चंडीगढ़, मुंबई KEM हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटलों में इसका परीक्षण करने के बाद ये पाया गया है कि इसमें जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने की क्षमता है। इसीलिए कोविड-19 के संक्रमण के दौरान हम लोग लगभग इसको अश्वगंधा टैबलेट को और ये संसमनी बटी को हम लोग 1 लाख पेशेंटों को दिए और उनका पूरा सारा रिकॉर्ड गूगल स्प्रेडशीट पर अपने आयुष मंत्रालय और अपने केंद्रीय अनुसंधान संस्थान को ईमेल के माध्यम से और गूगल स्प्रेडशीट के माध्यम से भेजते रहे हैं। और भी नए नए रिसर्च चल रहे हैं हमारे यहाँ एनीमिया पर, और जिसको हम लोग रक्ताल्पता या पांडु रोग बोलते हैं उस पर प्रोजेक्ट चल रहा है, गठिया आमवात पे चल रहा है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको संधिवात कहते हैं, इस सब पे चल रहा है। इसके पहले भी हमारे यहाँ हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, पाइल्स जिसको अर्श बोलते हैं, ये सब भी हमारे यहाँ, तमक श्वास पे बहुत से प्रोजेक्ट यहाँ पे चल चुके हैं। और आगे भी योजनाएं हैं कि बहुत सी बीमारियों पर
इसका परीक्षण करना है। और इसके साथ साथ हम लोग ओपीडी के स्तर पर भी, जैसे कि जेरियाट्रिक्स पेशेंट हैं, जिसको जो वृद्ध पेशेंट है जिसको हम लोग जेरियाट्रिक्स बोलते हैं, 50-60 साल से के ऊपर के हैं, उनको भी हम निःशुल्क जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाई हैं, जैसे अश्वगंधा है, सनसमनी बटी जिसको गिलोय घनबटी भी बोलते हैं, गिलोय का काढ़ा के रूप में भी देते हैं, और भी बहुत से औषधियाँ हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हम लोग अपने संस्थान के माध्यम से निःशुल्क वितरण करते हैं। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की अभी आपने बात की है, ये एक बहुत ही प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति रही है। इसका सिद्धांत क्या है, ये आप विस्तार से बताइए। आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है, अपने महर्षि चरक ने जो कहा है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य को मेंटेन करना, बनाए रखना, और जो रोगी है उनको चिकित्सा के माध्यम से ठीक करना, ये जो है आयुर्वेद का जो है उद्देश्य है। लेकिन इसका जो सिद्धांत है, ये कैसे कार्य करता है, ये कई सिद्धांत इसमें जो है। आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है त्रिदोष, जिसको वात पित्त कफ कहते हैं। वात पित्त और कफ भी जो हैं ये 5-5 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा 5 भौतिक संगठन होता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इसके अलावा सामान्य विशेष होता है। तो ये जो सिद्धांत के आधार पे जो हैं, और एक औषधियों का जो आकलन करते हैं उसको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द्रव्य गुण के जो बेस सिद्धांत है उसके आधार पे कैसे कार्य करता है, उसमें द्रव्य है, रस है, गुण है, वीर्य है, विपाक है, प्रभाव है। इस आधार पे उसके जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कि कार्य करने की विधि का हम लोग जो है आकलन करते हैं, कैसे कार्य करेगी। तो ये भी जैसे गुण है, ये 41 प्रकार का होता है, रस है 6 प्रकार का होता है, वीर्य है 3 प्रकार का भी कुछ लोगों ने माने, कुछ 2 लोगों ने 2 तरह के भी माने। तो ये सब का ये काफ़ी विस्तृत वर्णन है। इस आधार पर औषधि कार्य करती है। इसमें कुछ लघु गुण होते हैं। गुण तो 41 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो फिजिकल जो पदार्थ है, जैसे कि जो औषधियों में जो होते हैं, उनमें 20 तरह के गुरुवादी गुण होते हैं। 10 गुण होते हैं और 10 उसके अपोजिट होते हैं। जैसे गुरु है तो उसका अपोजिट लघु है, उष्ण है तो उसका अपोजिट शीत है। इस तरह से ये वर्णन किया गया है। इस तरह के आधार पे उनके कार्य करने के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की व्याख्या की जाती है। वीर्य जो है उष्ण होता है, शीत होता है। तो ये जो गुरुवादी गुण है, इसी गुरुवादी गुण को उसमें मेंशन किया गया है। ये 5 भौतिक संगठन में पृथ्वी के क्या गुण है, आकाश के क्या गुण हैं, जल के क्या गुण हैं, अग्नि के क्या गुण हैं। तो ये सब का वर्णन गुरुवादी गुण के आधार पर ही होता है। इस सभी का आकलन जो है इसी के आधार पर किया था। बड़ा अच्छा, ये मैथमेटिक्स टाइप के हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। इसको जब से ये सही ढंग से 5 भौतिक सिद्धांत द्रव्यों के और त्रिदोष सिद्धांत और ये द्रव्य गुण के जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल जैसे द्रव्य गुण, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इसका जब से सही ढंग से आकलन नहीं करेंगे, इसके बारे में सही जब से जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, ये चिकित्सा समझ लीजिए कि अधूरी है। इसके जानकारी के आधार पे चिकित्सा जो है पूरी होती है। प्राचीन भारत से ही आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, हम सभी इसको जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक सर्वोत्तम भी चिकित्सा पद्धति कहा जाता है। डॉक्टर साहब, ये आज के युग में हम बात करें तो आप कहाँ देखते हैं आयुर्वेद को, या ये जो संस्था है ये किस तरीके से कार्य कर रही है आयुर्वेदिक चिकित्सा के ऊपर? आयुर्वेद की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है। विशेषकर ये जब से प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं, इन्होंने आयुर्वेद की क्या जितनी भी विधाएं हैं आयुष के सभी पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। आयुर्वेद पर तो इन्होंने बहुत ध्यान दिया। जितना अब रिसर्च के लिए पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को पैसा मिल रहा है, पेशेंट को औषधि मिल रही है निःशुल्क, इससे पेशेंट को बहुत लाभ हो रहा है। उसका विश्वास का नतीजा है कि आज हमारे ओपीडी में प्रतिदिन कम से कम 200 से 250 पेशेंट प्रतिदिन आ रहे हैं और उनको निःशुल्क जो है औषधि मिल रही है। उनका निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, जो आवश्यकता हुआ वो जांच भी हो रही है। जो इसमें जो बीपीएल है वाले हैं, वृद्ध जो पेशेंट है, उनको तो विशेष रूप से सुविधा प्रदान की गई है। उनके लैब इन्वेस्टिगेशन जांच का भी उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था, जो बहुत गरीब पेशेंट है उनके लिए भी निःशुल्क व्यवस्था है। और लोगों का आयुर्वेद का कोरोना के बाद जो है विशेष रूप से लोगों का विश्वास जगा है। अच्छा, आयुर्वेद औषधियों का क्या है कि ये जो है इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, थोड़ा बहुत है। तो इसके बारे में हमारे यहाँ हम लोग उसकी जानकारी पेशेंट से पूछ के लेते रहते हैं, लेकिन बहुत नहीं के बराबर है इसका दुष्प्रभाव। और कोरोना काल में हम लोगों ने अपने संस्थान से जो है आयुष रक्षा किट
का कम से कम 10,000 रोगियों को निःशुल्क उस कोरोना के द्वितीय लहर में हम लोगों ने वितरण किया, जिसमें कि च्यवनप्राश था, अड़ू तेल था, सनसमनी बटी जिसको गिलोय घनबटी कहते हैं, और आयुष काढ़ा। आयुष काढ़ा को काढ़ा बनाकर पीना था, उसमें सब डोज मात्रा निर्धारित करके लिखा गया था, हम लोग बताते थे। च्यवनप्राश 1 चम्मच सुबह दूध के साथ सेवन करना था। अड़ू तेल को 2-2 बूंद सुबह शाम नाक में डालना था। सनसमनी बटी जो 2-2 गोली सुबह शाम पीना था। तो इसका हम लोगों ने कोविड के जो कंटेनमेंट जोन एरिया था उसमें हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो और वो हम लोग करके देखे, और ये मल्टी सेंट्रिक था। पूरे देश में जितने भी हमारे सेंटर हैं सभी पर ये किया गया, और ये देखा गया कि जो ने इस दवा का, इस रक्षा किट का और हमारे आयुष 64 अश्वगंधा टैबलेट और सनसनी बटी का सेवन किया, वो बहुत हद तक कोरोना काल में सुरक्षित रहा। डॉक्टर साहब ने अभी एक बहुत अच्छी बात बताई है कि एक थोड़ी बहुत दुष्प्रभाव भी हैं। आइए जानते हैं कि उसके दुष्प्रभाव। तो अभी आपने बताया कि आयुर्वेद के कुछ थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। जहाँ तक दवा के आयुर्वेदिक दवा के औषधियों का प्रभाव है, तो अज्ञानतावश जिन्होंने अति मात्रा में सेवन किया है, ज़्यादा मात्रा में किया, बहुत अल्प मात्रा में किया, तो उसके वजह से जो है उनको फ़ायदा नहीं है, या उसको अति योग की मात्रा की वजह से जो है उनको दुष्प्रभाव ये देखा गया। प्रायः जो है हमने ये देखा कि बहुत से लोग जानकारी के अभाव में गिलोय का काढ़ा 1 गिलास 1.5 गिलास पी रहे हैं, उसमें काली मिर्च जिसको गोलकी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, उसकी मात्रा ज़्यादा डाल दे रहे हैं। तो इसका हम लोग ने अपने संस्थान के माध्यम से एक बनाया आयुष क्वाथ जो है लोगों के बीच वितरण किया, जिसमें एक समुचित मात्रा में था, उसमें निर्धारित डोज लिखा गया था, कैसे बनाना है क्या है, उसके लिए हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी दी। व्याख्यान के माध्यम से, जगह जगह व्याख्यान के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, वेबिनार भी हम लोगों ने बहुत कराया उसके माध्यम से कि लोगों को जानकारी दी। और हम लोगों ने ब्रोचर के माध्यम से उसको सारी उस पर सब चीज़ लिख के कि कैसे उसका सेवन करना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने बार लेना है, कैसे लेना है। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो हमारे संस्थान से संपर्क करिए। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सी जानकारियाँ दी उनको। तो मैंने ये देखा कि अगर समुचित मात्रा में, सही मात्रा में, सही समय पर अगर उसको अनुपान के साथ उपयोग किया जाए तो उसका दुष्प्रभाव नहीं के बराबर है। तो आपने अभी जाना कि आयुर्वेद भी बिना जानकारी के अभाव में अपने मन से या किसी भी के बता देने से कुछ भी ना लें, ये बहुत ही ये हानिकारक भी साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया इलाज, अब खास करके जब दर्शकों ने अभी जाना है आयुर्वेद को, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इच्छुक होंगे इस संस्था से संपर्क रखने के लिए या यहाँ इलाज कराने के लिए। तो क्या प्रक्रिया क्या है यहाँ इलाज कराने की? यहाँ हम लोग बीच बीच में समय समय पर मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपने संस्थान के बारे में जानकारी देते हैं कि कहाँ पर हमारा संस्थान स्थित है। ये संस्थान यहाँ पे 1979 से ही कार्य कर रहा है, और अब धीरे धीरे काफ़ी लोग जान गए हैं इसको। और हम लोग जितना भी पंपलेट, ब्रोचर वगैरह जितना भी देते हैं, सब में अपने संस्थान का नाम लिखते हैं। उसमें ईमेल आईडी भी लिखते हैं, उसमें टेलीफोन नंबर भी रहता है। अभी हम लोग NABH के लिए कर रहे हैं सारी प्रक्रियाएं, तो अब आपको 1 महीने बाद फिर बुलाएंगे यहाँ पे, आपको देखिएगा इसका रूप बदल जाएगा। पेशेंट यहाँ आते हैं तो सबसे पहले यहाँ आके निबंधन कराते हैं। निबंधन फीस जो है 10 रुपये है जनरल पेशेंट का, और जो वृद्ध ओल्ड पेशेंट है जो 60 साल से ऊपर के है, उनका निबंधन फीस जो है 5 रुपये है, और जो BPL कार्ड धारक है या जो अत्यधिक गरीब है उनका निःशुल्क है। और उसके बाद ये जो है हर यहाँ 5 डॉक्टर है, और OPD जो है निर्धारित जो है 9:30 से 12:30 बजे तक तो निबंधन होता है यहाँ पे प्रतिदिन। लेकिन पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो जब तक पूरा पेशेंट को डॉक्टर देख नहीं लेते, चाहे भले 2 बज जाए, 3 बज जाए या 4 बजे, हम लोग पूरे पेशेंट को देख के ही डॉक्टर वहाँ से उठता है यहाँ पे। तो यहाँ काय चिकित्सा जो जनरल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपिका तिवारी हैं, और डॉक्टर बालाजी पोटभरे हैं जो बेसिक प्रिंसिपल आयुर्वेद के जो बेसिक नॉलेज है उसके डॉक्टर हैं। डॉक्टर रितिका मिश्रा है। ये आयुर्वेद की एक विशेष चिकित्सा पद्धति होती है पंचकर्म थेरेपी, जिसमें वातज व्याधियाँ आती है, जिसको न्यूरो डिसऑर्डर कहते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जोड़ वगैरह, गठिया, लकवा और ये सब, हेमीप्लीजिया वगैरह, जितना भी अर्धांगवाद जिसको बोलते हैं, ये सब का तो उसके एक्सपर्ट है, और जनरल फिजिशियन भी है। उसके अलावा डॉक्टर विमल तिवारी जी हैं जो रस औषधि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के उसके जानकार है कि किस दवा का क्या कंपोजिशन है, किस में क्या पड़ा हुआ है, किस में इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी जानकारी रखते हैं। डॉक्टर अर्चना कुमारी ENT उसके नाक कान गला के स्पेशलिस्ट हैं, वो इस तरह के मरीजों को हैंडल करती हैं, देखती हैं।
और इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए 6 डॉक्टर हम लोग और रखे हैं, SRF जिसको बोलते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो वो डॉक्टर फील्ड में कार्य करते हैं। तो अभी आपने जाना कि इस संस्थान में क्या क्या कुछ उपलब्ध है, क्या सुविधाएं मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि जो मौसम है, खास करके जो सर्द गर्म की जो मौसम है, ये बहुत ज़्यादा रोग भी देता है। तो क्या है, क्या क्या रोग हैं और उसके उपचार क्या हैं? इस समय जो सीजनल व्याधियों के जो मौसम के परिवर्तन से जो है, अभी गर्मी था, फिर अब धीरे धीरे सर्दी की शुरुआत हो रही है, तो वो सीजनल जो है व्याधियाँ ज़्यादा मात्रा में, उसके ज़्यादा संख्या में उसके मरीज आ रहे हैं, जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, कुछ बुखार के, अभी बीच में डेंगू के भी मरीज आने लगे थे। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने उनको जो है अपने यहाँ से औषधि का वो दवा दिया जो है, जिसमें मुख्य रूप से खांसी के लिए, कुछ उनको घरेलू उपचार के भी बारे में हम लोग बताते रहे हैं। तो जैसे सर्दी जुकाम के आते हैं तो हम लोग सीतोपलादी देते हैं, उसमें गोदंती भस्म मिला के देते हैं कि आधा चम्मच 3 टाइम मध के साथ सेवन करना है। और अपने यहाँ से हम लोग यमबास्को कफ सिरप देते हैं, जिसमें वासा का काढ़ा होता है, उसके वजह वो बनाया गया है जो कफ निसारक है। और उसके अलावा जैसे डेंगू के मरीज आए तो उनको संजीवनी बटी 2-2 गोली 3 टाइम तुलसी के पत्ते के साथ चबा के खाने के लिए देते हैं, या तुलसी पत्र के रस के साथ सुदर्शन घनबटी देते हैं 2-2 गोली 3 टाइम। अगर बच्चा है तो 1-1 गोली 3 टाइम उसको गुनगुना पानी से देते हैं। ज़्यादा तेज़ बुखार है तो मृत्युंजय रस देते हैं, उसको 1-1 गोली 3 टाइम। बड़ा आदमी है, ज़्यादा वजन का है तो 2-2 गोली 3 टाइम मध के साथ देते हैं। अमृतारिष्ट देते हैं 20 ml 20 ml जो है सुबह शाम पीने के लिए। इसके अलावा ज़्यादा खांसी वगैरह है या गले में इसके साथ सिम्टम है तो उसको हम लोग जो है टंकड़ भस्म देते हैं कि इसके गरारा करो गर्म पानी में डाल के, या तो टंकड़ भस्म नहीं है तो आप गर्म पानी में नमक डाल के जो है उससे गरारा करिए। दिन में कम से कम 2 बार 3 बार गरारा करिए उसके अलावा हम लोग एक काढ़ा देते हैं, आयुष काढ़ा, जिसमें तुलसी है, मुलेठी है, काली मिर्च है, ये सब इत्यादि औषधि पड़ी है। उसका जो है काढ़ा बना के आप पीजिए। वो बना बनाया क्वाथ हमारे यहाँ आता है काढ़ा, उसको आप घर पर बनाइए और पीजिए। ये सब हम लोग अपने यहाँ से उपलब्ध कराते हैं। और डेंगू के में तो हम लोग कहते हैं कि तरली पदार्थ थोड़ा सा ज़्यादा सेवन करिए, जिसमें कि आप गिलोय का थोड़ा काढ़ा लीजिए, 20-20 ml, अनार का जूस लीजिए, नारियल पानी पीजिए, बकरी के दूध का भी सेवन करिए 100 ml कम से कम सुबह शाम। और थोड़ा लिक्विड डाइट लेते रहिए, तरली जो है औषधि लेते रहिए, और बराबर डॉक्टर से संपर्क में रहिए। और अपना जो आवश्यकता अनुसार जो जांच होती है, अपना NC1 जांच करवाइए, प्लेटलेट्स जांच करवाइए, CBC जांच करवाइए, ये सब अपना कराते रहे। उस आधार पे हम लोग चिकित्सा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी बहुत ही अच्छी बात बताई कि अभी खास करके डेंगू भी बहुत ज़्यादा डेंगू फैले हुए हैं और उसका भी इलाज यहाँ पे हो रहा है, तो आप लोग भी आयुर्वेद को अपना सकते हैं। हम अगर बात करें अभी बीमारियों की, रोगियों की, तो जो गंभीर रोगी होते हैं, गंभीर रोगों से जो ग्रस्त होते हैं, उनका इलाज क्या आयुर्वेद में संभव है? हाँ, गंभीर रोगियों का हम लोग पहले उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं, देखते हैं क्या लक्षण है, उसकी फिर जांच कराते हैं। अब जैसे कि गंभीर रोग में, जैसे आपने कहा कैंसर की, तो कैंसर की अगर प्राथमिक अवस्था है तो कुछ हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिसको हम लोग देते हैं खाने के लिए। लेकिन कैंसर जब द्वितीय अवस्था या तृतीय अवस्था में पहुंच जाती, चतुर्थ अवस्था में, तो हम लोग जो हैं कुछ हॉस्पिटल के संपर्क में रहते हैं, उसको हम लोग जो हैं वहाँ पर रिफ़र कर देते हैं। क्योंकि जब दूसरे अवस्था में आ जाती है तो वो आयुर्वेद के द्वारा भी ठीक नहीं हो पाता है। तो हम लोग पेशेंट को स्पष्ट बता देते हैं कि आप जाके यहाँ अपना समुचित इलाज जांच करवाइए, इलाज करवाइए। जो हमारे यहाँ संभव हो सकता है जिस स्तर पर, हम लोग उसको करते हैं। और उनको ये भी एडवाइस देते हैं, उसके साथ जो पेशेंट के साथ जो उनके अटेंडेंट आए रहते हैं, तो उनको ये कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि इसमें ये चीज़ मत खाओ। जैसे कि नशे वाले आजकल टोबैको खाते हैं, बहुत लोग टोबैको सेवन करते हैं, तो वो माउथ कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। अब बहुत से भी ऐसे भी काजेज है जो अननोन है, जो जिसको कार्सिनोजन बनते हैं, जो कैंसर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत से भी अननोन काजेज है जिसको की वजह से जो है क्या नाम है कैंसर हो जाता है, पता नहीं चलता। अब सबसे दुर्भाग्य यह है कि प्राथमिक अवस्था में पहचान नहीं हो पाता है कैंसर का, बहुत कम हो पाता है। तो जो लोग जागरूक है पेशेंट, तो अपना बीच बीच में अपना 6 महीना में या साल भर पर समूचा अपना टेस्ट करवाते रहे, होल बॉडी चेकअप करवाते रहे, तो वो जो है उससे पता चल जाता है, तो उसकी चिकित्सा हो जाती है।
अगर ज़्यादा गंभीर अवस्था में पहुंच गया है तो फिर हम लोग उसको रिफ़र कर देते हैं। और भी कुछ गंभीर बीमारियां हैं, जैसे वात व्याधि जिसमें गठिया का है पेशेंट है, लकवा का पेशेंट है, या जैसे चल फिर नहीं अर्धांगवात है, या उसको लंबोसैक्रल जिसको बोलते हैं कि कमर में उसके दर्द हो गया है, या साटिका जिसको हम लोग गृद्धि बोलते हैं, ये सब के पेशेंट है। तो ये सब के इलाज यहाँ अच्छा है, बढ़िया है, हम लोग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसके लिए सबसे बेस्ट चिकित्सा जो है वो पंचकर्म का है। तो हमारे यहाँ जगह के अभाव में थोड़ा सा हम पंचकर्म हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज को रिफ़र कर देते हैं, उनके यहाँ पंचकर्म फैसिलिटी है। अब नया जो हमारा जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नए जगह में हम लोग पंचकर्म खोलें, क्योंकि इसमें पंचकर्म से केवल 70-80% पेशेंट को लाभ होता है। बिस्तर पर पड़ा हुआ भी पेशेंट चलने फिरने लगता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आयुष मंत्रालय जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रही है, डॉक्टर साहब ये जो बढ़ावा दे रही है इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, खास करके तब जब हर तबके को बताना कि आयुर्वेद किस स्तर तक अच्छा है, ये बेहद ज़रूरी है। क्या लगता है आपको, कहाँ तक बढ़ावा दिया जा रहा है और किस तरीके से जागरूकता फैलाई जा रही है? बड़े खुशी की बात है कि अब जो भी आयुष मंत्री हो रहे हैं, अब ये भारत सरकार इस बार आयुष को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हर आयुष के जितने भी विधाएं हैं सब पे ध्यान दे रहा है, आयुर्वेद पर भी बहुत ध्यान दे रही है। हम लोग इसको जागरूकता कई स्तर पर करते हैं, जैसे कि हम लोग पोषण के बारे में जानकारी देते हैं कि क्या खाना चाहिए, किसमें हर बीमारी के बारे में पार्टिकुलर, जैसे गठिया की बीमारी है, रक्तचाप उच्च रक्तचाप की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है, ये सब कॉमन बीमारियां है। पाइल्स फिशर फिस्टुला यहाँ जो है बिहार में बहुत ज़्यादा है, लीवर की बीमारियां हैं काफ़ी। तो इस बारे में हम लोग इनको अवेयरनेस करते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं जागरूकता, जिसमें हम लोग इनको व्याख्यान के माध्यम से और आईसी मटेरियल जिसको बोलते हैं ब्रोचर के माध्यम से, जिसमें लिखा रहता है किस कारण से होता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और समुचित इलाज के लिए आपको सलाह लेना है तो यहाँ से संपर्क करिए। ये लोग हम लोग आउटरीच प्रोजेक्ट के माध्यम से भी करते हैं, वेबिनार के माध्यम से करते हैं, ओपीडी में भी लेक्चर देते हैं, और यहाँ पे बुला के अपना सबको बैठा के भी हम लोग पहले से जानकारी देंगे, आज इस बारे में इस बीमारी के बारे में जानकारी देंगे, तो उस बारे में उन लोगों को जानकारी हम लोग देते हैं। और इसके लिए पेशेंट बड़ा रुचि लेते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पेशेंटों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। ये सब कार्यक्रम को हम लोग बहुत इसलिए बताते हैं क्योंकि एलोपैथिक चिकित्साएं तो बहुत कॉस्टली है। हम अगर योग को आयुर्वेद के साथ अगर योग को भी थोड़ा सा अपना लेते हैं तो हम लोग यहाँ योगा एक्सपर्ट को भी बुलाते हैं, योगा भी करवाते हैं, हमको दिखाते भी हैं। तो आयुर्वेद के साथ अगर योग का भी समुचित प्रयोग करें दोनों के साथ तो बहुत लाभ मिलता है। 70-80% बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी भविष्य की क्या योजना है इस संस्थान को बढ़ावा देने के लिए, या फिर आपने कहा कि अभी बहुत कुछ बनाना बाकी है, तो इस संस्थान में भविष्य में क्या कुछ नया होगा इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ जगह का, यहाँ वर्तमान में जो हमारा क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान है, यहाँ जगह का अभाव है, तो इसलिए हम लोगों का एक नए बिल्डिंग का, भारत सरकार अपना आयुष मंत्रालय एक नए बिल्डिंग के लिए प्रावधान किया है, जिसको हमें लगभग 3.5 एकड़ ज़मीन वर्तमान नालंदा जिला के पावापुरी के वर्धमान मेडिकल कॉलेज में मिल गया है, और CPWD ने DPR भी तैयार कर दिया है, और बजट वगैरह सब कुछ निर्धारित हो गया है। जैसे ही SFC की मीटिंग होगी तत्काल होने वाली, जल्दी ही होने वाली है, तो उसमें पैसा सेंक्शन हो जाएगा, तो CPWD अपना उसको बनाएगा। तो वहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ हम जगह के अभाव में मैं पंचकर्म केंद्र नहीं खोल पा रहा हूँ, मैं क्षार सूत्र नहीं खोल पा रहा हूँ, और क्षार सूत्र कर्म एक टेक्निक है जो पाइल्स फिशर फिस्टुला में के लिए लगभग 100% उपयोगी है, ठीक कर देता। उसके अलावा हम क्रियाकल्प नहीं खोल पा रहे हैं। IPD मुझे बहुत ज़रूरी है जो पेशेंट जिसको भर्ती करने के लिए, तो वो सब हमें जगह वहाँ सब मिल जाएगा, वहाँ सब कुछ हो जाएगा, तो हमारा एक उद्देश्य बहुत बड़ा पूरा हो जाएगा। पेशेंट को भी उससे बहुत फ़ायदा होगा। और जो दूर दूर के पेशेंट कुछ ऐसे आते हैं जो भर्ती होने लायक है, लेकिन हमारे यहाँ सुविधा न होने की वजह से मुझे दूसरे जगह, दूसरे आयुर्वेदिक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में भेजना पड़ता है, तो वो ऐसा ही अब भेजने की नौबत नहीं आएगी। अगर ये बन जाती है तो पेशेंट को बहुत सुविधा हो जाएगा, और हमारे रिसर्च के क्षेत्र में भी जो है ये बहुत उपयोगी होगा। तो अपने जीवन में आयुर्वेद को किस तरह से अपनाना चाहिए, क्यों अपनाना चाहिए, इसके बारे में अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। डॉक्टर साहब, आप चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने दर्शकों को या आम जन को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं,
और ये अपने देश की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद के बारे में तो थोड़ा बहुत सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे संस्थान के माध्यम से जुड़े और उसके साथ योग को भी अपनाए। हम लोग आयुर्वेद के साथ योग को भी बढ़ावा देते हैं, योग के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाए। और हम देश के अपने और प्रदेश के सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि अपने आयुर्वेद को और योग को अपनावे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे। तो अभी आपने जाना कि इस संस्थान में क्या क्या सुविधा मौजूद है, क्या सुविधा उपलब्ध है और किस तरीके से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में जो इतनी विस्तार रूप से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज का हमारा ये अंक आपको बेहद पसंद आया होगा और आयुर्वेद को अपनाने के लिए आपको एक प्रोत्साहन भी मिली होगी। अगले अंक के लिए हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।